हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे अराल सी का जिक्र करूंगा। और ये मैन मेड डिजास्टर है, मानव द्वारा निर्मित। ये मानव द्वारा ये हुआ है जो अराल सी सूख गया। और कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी बात मैं आज से आप करूंगा। ये टॉपिक कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का भी है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी डील किया जा सकता है। बट मैं आपको ज्योग्राफी अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, बट थोड़ा सा लाइटली मैं आपको अराल सी के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि इसकी जो जानकारी बहुत जगह दी गई है यूट्यूब पे खास करके, थोड़ी सी जानकारी गलत दी गई है। थोड़ी सी जानकारी गलत दी गई है। कुछ कुछ लोगों ने, जो फेमस लोग हैं, वो थोड़ा गलत वे में इसको समझा दिए हैं। मतलब कि चीज़ें वैसा है नहीं, बट ऐसे लोगों ने समझाया है। तो ये चीज़ें आपको आज मैं क्लियर करके देता हूँ कि है क्या इसकी कहानी, क्यों सूखा ये अराल सागर, है ना। और क्या इस पे काम चल रहा है, क्या इसको रिकवरी की बात की जा रही है। ये डेफिनेटली की जा रही है, क्योंकि आप जानते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो आपके 17 गोल हैं, उसमें से गोल नंबर 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है। गोल नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर की बात करता है। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पूरे विश्व का गोल है, 17 गोल जो हैं ये 17 गोल्स, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है, इसी के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक सागर सूख चुका है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसकी रिकवरी की जा सकती है क्या? रिकवरी के लिए कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए गए हैं वर्ल्ड वाइड? क्या कोलैबोरेशन हो रहे हैं बाकी देशों के? बहुत सारे देश मिलके इस इशू को डील कर रहे हैं क्या? डेफिनेटली किया गया है, बट सक्सेस अभी तक मिला नहीं। जिस तरीके की सोच रखी गई थी, जिस तरीके का सोचा गया था कि ऐसा सक्सेस हो पाएगा, हाँ हम रिकवर कर पाएंगे इस अराल सागर को, इस अराल सागर को फिर से हम रिकवर कर पाएंगे जैसे ये अराल सागर एंशिएंट टाइम में थी, उसको रिकवर करने में अभी सफलता मिली नहीं है। तो सोच देखते हैं कि है क्या, शुरुआत कैसे हुई थी। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि एग्रीकल्चर की बात करूं, वहीं से बात है। एग्रीकल्चर, कृषि, एग्रीकल्चर इज ए ह्यूज पॉल्यूटिंग बिजनेस। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा पॉल्यूटिंग बिजनेस है। वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जिसके तरह से आप ये समझ जाएंगे। एग्रीकल्चर इज ए ह्यूज पॉल्यूटिंग बिजनेस एंड वन एग्जाम्पल दैट क्लियरली डिपिक्ट्स द काइंड ऑफ इकोसिस्टम डैमेज। कितने प्रकार के, कितने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम डैमेज करता है एग्रीकल्चर, उसको समझना है तो अराल सी केस स्टडी आपको समझना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर इज ए क्या है? ह्यूजली पॉल्यूटिंग बिजनेस। ये बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटिंग बिजनेस है। पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है कृषि। और वन एग्जाम्पल जो क्लियरली इस बात को बताता है कि कैसे एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है, उस एग्जाम्पल को समझना है कि कैसे कृषि, कैसे एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है। तो उसके लिए आपको अराल सी की केस स्टडी समझनी चाहिए। अराल सी केस स्टडी से आप समझ जाएंगे कि कैसे एक एग्रीकल्चर जो ह्यूज पॉल्यूटिंग बिजनेस है वो कैसे इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है, पारिस्थितिक तंत्र को डैमेज कर रहा है। तो ये आप समझते हैं कि क्या है इसकी कहानी। अराल सी, अगर मैं 1974 की बात करूं, थोड़ा सा पता अराल सी कहां है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के कोस्ट लाइन एरिया, बॉर्डर एरिया पे है। उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान के बॉर्डर एरिया, ये कोस्ट लाइन एरिया में है ये, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और 1974 में सैटेलाइट की इमेजरी ली गई, सैटेलाइट के द्वारा इमेज लिया गया 1974 में। तो यहां से ये पता चला कि दिस इज ए बिग साइज वाटर बॉडी। 1974 की बात बता रहा हूं। दिस इज ए बिग साइज वाटर बॉडी था, बहुत बड़ा वाटर बॉडी सोर्स था। 1974 की बात कर रहा हूं, सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा पता चला। बिग साइज वाटर बॉडी, कितना बिग? लगभग 1950 के आसपास का समय है। उस समय ये वर्ल्ड का चौथे नंबर का फोर्थ लार्जेस्ट क्या लेक इन द वर्ल्ड, फोर्थ लार्जेस्ट लेक था फॉर्मरली, फोर्थ लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ये एक प्रकार का लेक ही है, झील है, बट इसको सी बोलते हैं बिकॉज इसका साइज बहुत बड़ा था, इसलिए इसको सी बोलते हैं। जैसे कैस्पियन सी एक लेक है, लेकिन उसकी साइज इतनी ज्यादा बड़ा है कि हम लोग उसको सी बोलते हैं। और बाकी जो सी, ओशियन, लेक्स, पॉन्ड्स में क्या डिफरेंस होती है, ये मैं आपको ज्योग्राफी में पूरा बताऊंगा। तो ये फोर्थ लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड था, वर्ल्ड में चौथा नंबर का लार्जेस्ट लेक था। कितना इसका एरिया था? इसका एरिया जो था 1950s की बात कर रहा हूं मैं, फॉर्मरली ये इतना बड़ा दुनिया का बड़ा लेक था, चौथे नंबर का। 68,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया था इसका, नियरली 68,000, और इसका एरिया था किलोमीटर स्क्वायर एरिया। और फोर्थ नंबर का लार्जेस्ट लेक था। लेकिन अगर पहले नंबर पे बात करूं तो कैस्पियन सी थी, कैस्पियन
सागर, जो आप जानते हैं कैस्पियन सागर को, कैस्पियन सी थी। उसके बाद आपके पास लेक सुपीरियर है दूसरे नंबर पे, लेक सुपीरियर, और तीसरे नंबर पे लेक विक्टोरिया है। तो पहले नंबर पे कैस्पियन सी सबसे बड़ा है, लेक सुपीरियर दूसरे नंबर पे, लेक विक्टोरिया, एंड चौथे नंबर पे अराल सी था। बट अराल सी सूख चुका है। क्या कारण है? वन ऑफ द रीजन इज एग्रीकल्चर। सुनेंगे क्या हुआ था। फोर्थ लार्जेस्ट लेक की मैं बात कर रहा हूं इन द अर्ली 1960s की बात है। इन द अर्ली 1960 सोवियत यूनियन, आप जानते हैं यूएसएसआर 1960s में एक साथ थे, लेकिन जब यूएसएसआर टूटा, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, आप जानते हो सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते हैं। जब यूएसएसआर टूटा था तो रसिया प्लस 14 देशों में बटा था, लेकिन 1960s में ये लोग एक साथ थे, यूएसएसआर सोवियत यूनियन एक साथ था। तो सोवियत यूनियन ने 1960s के शुरुआत में ये डिसाइड किया कि हम दो नदी है सिर दरिया, ये डिसाइड किया इन्होंने, सोवियत यूनियन है ना, यूएसएसआर, इन्होंने क्या डिसाइड किया? इन्होंने डिसाइड किया, ध्यान से सुनेंगे, कहां लोगों ने गड़बड़ी की है बताने में इसको। कुछ लोगों ने जो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, नामी लोग हैं, नाम हो चुका है, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने क्या गलती की कि अराल सी के पानी को बोला कि अराल सी के पानी को उन्होंने डाइवर्ट किया है डेजर्ट में, रसिया के डेजर्ट में, सोवियत यूनियन के डेजर्ट में, कॉटन प्रोडक्शन के लिए, कपास की खेती के लिए। अराल सी का पानी नहीं था। अराल सी में दो नदी आके यहाँ पे गिरती हैं, वो दो नदी के वाटर को डाइवर्ट किया गया था डेजर्ट रीजन में, रेगिस्तान में, ताकि वहां पे डेजर्ट में हम कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ा सके, क्योंकि कॉटन में हमें पानी की जरूरत पड़ती है। तो अराल सी का पानी नहीं था। एक्चुअली अराल सी में जो नदी गिर रही है ना, उस नदी के पानी को डाइवर्ट कर दिया गया डेजर्ट रीजन में। तो अराल सी में पानी अब कम जाने लगा, क्योंकि ज्यादातर पानी जो दो नदी का जो पानी है मैं बता रहा हूं, वो ज्यादातर कहां जाने लगा? डेजर्ट रीजन में जाने लगा, रेगिस्तान रीजन में जाने लगा, क्योंकि वहां पे कपास की खेती करनी थी। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं। तो डिसाइड किया सोवियत यूनियन ने, डिसाइडेड टू डाइवर्ट वाटर को डाइवर्ट करेंगे, टू डाइवर्ट वाटर ऑफ सिर दरिया, दो नदी हैं, ऑफ सिर दरिया एंड अमू दरिया। ये दो नदी है जो कि अराल सी में गिरती थी, अराल सी में पानी फीड कराती थी। ये दो नदी के पानी को डाइवर्ट किया गया है, बजाय कि आप कहें कि अराल सी में ही घुसा के कैनाल बना दिया गया और उस कैनाल से फिर सोवियत यूनियन में सोवियत यूनियन में कपास के लिए डेजर्ट एरिया में पानी ले जाया गया। नहीं, ये जो नदी जो अराल सी में फीड करती थी, अराल सी में पानी गिराती थी अपना पानी, इस पानी को, इन दोनों नदी के पानी को ही डाइवर्ट कर दिया गया। कहां पे? डेजर्ट रीजन में कपास की खेती के लिए। ठीक है ना, सोवियत यूनियन ने ये डिसाइड किया था। तो ये अमू दरिया दो नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। रिवर्स क्या किया गया? डाइवर्ट किया गया इनटू द डेजर्ट रीजन में डाइवर्ट किया गया टू इनेबल कॉटन प्रोडक्शन। किस लिए? टू इनेबल, ताकि कपास की खेती हो पाए डेजर्ट रीजन में, टू इनेबल कॉटन प्रोडक्शन। तो ये ना बोले कि मतलब आपने अराल सी के ही पानी को उठा के कैनाल के माध्यम से आपने सीधा डेजर्ट रीजन में पहुंचा दिया। अराल सी का पानी नहीं, ये जो दो नदी अराल सी में गिरती थी ना, ये दो नदी का पानी को डाइवर्ट कर दिया गया और डेजर्ट रीजन में ले जाके पानी को दिया गया, ताकि कपास की खेती हो। क्योंकि कपास की खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है, चावल की खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है, नीड होती है। तो यहां से इन्होंने पानी का इंतजाम किया। तो सो बेसिकली क्या हुआ? तो गवर्नमेंट डिसाइडेड, सोवियत यूनियन जो गवर्नमेंट है, इन्होंने डिसाइड किया कि दैट वी वांट टू मेक दिस एरिया मोर प्रॉस्पेरस। हम जो डेजर्ट एरिया है उस एरिया को हम ज्यादा समृद्ध बनाना चाहते हैं। ये सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया, ठीक है ना, यूएसएसआर ने डिसाइड किया, बिकॉज दिस इज एन एग्रीकल्चरल एरिया, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल एरिया है, जो डेजर्ट का एरिया था कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल एरिया है। तो वो चाहती थी कि क्यों ना हम इसको प्रॉस्पेरस बना दे, समृद्ध बना दे, तो यहाँ पे खेती होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल एरिया था पहले से वो। सो वी आर गोइंग टू इंसेंटिवाइज एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर को इंसेंटिवाइज करेंगे, हम एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन करेंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे डेजर्ट एरिया में। तो एग्रीकल्चर को अगर आगे बढ़ाना है, और ये डिसाइड किया सोवियत यूनियन ने, 1960s की बात है ये, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो डिसाइड किया, तो इसके लिए इंसेंटिवाइज करना था एग्रीकल्चर को, प्रोत्साहित करना था एग्रीकल्चर को, कृषि को। तो हमें क्या चाहिए? हमें वी नीड टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट। पहले हमें
कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, तभी एग्रीकल्चर का प्रोत्साहन हो पाएगा, इंसेंटिवाइज कर पाएंगे आप एग्रीकल्चर को। तो वी नीड टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट, हमें कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। कॉस्ट को अगर कम करना है तो एक तरीका है कि आप वाटर को, पानी को इजीली अवेलेबल करा दे उस एरिया में जहां आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। ये एक तरीका है। तो ये सोचा गया कि वन वे टू ब्रिंग डाउन कॉस्ट इज बाय मेकिंग वाटर इजीली अवेलेबल। पानी इजीली अवेलेबल हो जाए तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इंसेंटिवाइज हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इंसेंटिवाइज करना है, एग्रीकल्चर का प्रोत्साहन करना है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा करना है, बढ़ावा देना है कृषि को, तो आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा। और कॉस्ट मिनिमाइज करने का एक तरीका है कि आप इजीली उस एरिया में पानी पहुंचा दें जिस एरिया में आपको खेती करनी है, कृषि को प्रोत्साहित करना है। तो डेजर्ट एरिया में यहां से दिमाग आया लोगों कि क्यों ना हम अमू दरिया, सिर दरिया नदी जो अराल सी में जाके गिरती है, इसी नदी को डाइवर्ट कर दे और हम वाटर को उस क्षेत्र में पहुंचा दे जहां हम कपास की खेती करना चाहते हैं, उस डेजर्ट एरिया में पहुंचा दे। ठीक है ना। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर था जो आपको ध्यान रखना है। तो इजिली वाटर अवेलेबल हो जाएगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी उस एरिया में, एग्रीकल्चर इंसेंटिवाइज हो जाएगा, एग्रीकल्चर का बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन होगी वहां पे। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि दे टूक वाटर्स फ्रॉम टू रिवर, इस रिवर को और इस रिवर, दो रिवर के पानी को, दो नदी के पानी को लिया उन्होंने और क्या किया, पुटिंग देयर वाटर इनटू दिस लेक। पहले ये दोनों के दोनों जो नदी है अपने पानी को इस लेक या इस सागर में डालती थी पहले, लेकिन जब सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि हमें एग्रीकल्चर को इंसेंटिवाइज करना है, कृषि को प्रोत्साहित करना है अपने डिजर्ट एरिया में, तो वहां पे डेजर्ट एरिया में पानी को पहुंचाना था। तो उन्होंने क्या किया कि इस दो नदी के पानी को किया डाइवर्ट, और डाइवर्ट करने के बाद डेजर्ट रीजन में उन्होंने क्या किया, पानी को पहुंचाया। डेजर्ट रीजन में, रेगिस्तान में पानी को पहुंचाया। और इन डेजर्ट रीजन द गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, और फिर गवर्नमेंट ने उस रेगिस्तान एरिया में कॉटन के प्रोडक्शन को प्रोत्साहित किया, कॉटन के प्रोडक्शन, कपास के प्रोडक्शन को क्या किया, आगे बढ़ाया। ठीक है ना, बढ़ावा आगे किया, उसको बढ़ाया आगे, वहां पे कॉटन की प्रोडक्शन होने लगी। तो पानी मिल चुका था, ये एक पहले बात आपको आंसर मिला कि पानी मिल चुकी है। अब इसमें क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ कि इसके लिए एक लार्ज सिस्टम ऑफ कैनाल, आपको पता है आपके भारत में भी इंदिरा कैनाल वगैरह है, तो वहां पे भी एक लार्ज सिस्टम ऑफ कैनाल बनाया गया इन दो नदियों को पानी को ले जाने के लिए। डेजर्ट एरिया में लार्ज सिस्टम ऑफ कैनाल, नहर बनाई गई। तो लार्ज सिस्टम ऑफ कैनाल वाज क्रिएट किया गया व्हेन वाटर स्टॉप फ्लोइंग इनटू द अराल सी। जब आप कैनाल के माध्यम से इस दोनों नदी के पानी को आप डेजर्ट में भेज रहे हैं, तो अब जो अराल सी में ये पानी डालते थे ये अब कम हो जाएगा, अराल सी में पानी कम हो जाएगा, अब नहीं जाएगा अराल सी में पानी, क्योंकि आपने कैनाल के माध्यम से मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ दिस टू रिवर आपने डाइवर्ट कर दिया रेगिस्तान एरिया में, डेजर्ट एरिया में कपास की खेती के लिए। तो क्या हुआ कि व्हेन वाटर स्टॉप फ्लोइंग इनटू द अराल सी, जब अराल सी में पानी फ्लो करना बंद हो गया या कम हो गया, तो धीरे धीरे अराल सी श्रिंक करने लगी, अब इसका साइज छोटा होने लगा। ये समझ रहे हैं, क्योंकि पानी आपने डाइवर्ट कर दिया है डेजर्ट रीजन में, इन दो नदियों का पानी, तो अराल सी में पानी पहुंच ही नहीं रहा है। तो अब अराल सी धीरे धीरे श्रिंक कर रही है, छोटी हो रही है, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द अराल सी, क्योंकि अब पानी की कमी हो रही है। जो अराल सी में फ्लो करती थी वो अब पानी की कमी हो रही है, तो ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द अराल सी में पानी की अब कमी हो रही है। इट स्टार्टेड टू श्रिंक, अब ये स्टार्ट कर गई श्रिंक करना, अब यहां पे शुरू हो चुका है कि ये सागर अब श्रिंक कर रही है, संकुचित होते जा रही है, छोटी होते जा रही है। इट स्टार्टेड टू श्रिंक, सो अर्लियर इट वाज ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। पहले अराल सी एक फ्रेश वाटर, मीठे जल की इकोसिस्टम थी, जब इसमें अच्छा खासा पानी था, जब ये दोनों नदी इसमें पानी पूरा अपना डालते थे। लेकिन जैसे ही आपने इन दोनों नदियों का पानी को डाइवर्ट किया रेगिस्तान एरिया में कॉटन प्रोडक्शन के लिए, वैसे ही ये श्रिंक करने लगी। और जैसे ये श्रिंक करने लगी तो पहले ये स्वीट वाटर, मीठे जल की कहीं ना कहीं इकोसिस्टम थी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम था ये पहले अराल सी, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम था। अब जैसे जैसे ये संकुचित होते जा रही है, अब यहाँ पे सैलिनिटी, लवणता बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये समझेंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो सैलिनिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम अराउंड 10 ग्राम पर लीटर। जब ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम था तो उस समय जो लवणता थी सागर के अंदर, इस लेक के अंदर, वो 10 ग्राम पर लीटर था, 10 ग्राम पर लीटर। ये सैलिनिटी की बात कर रहा हूं मैं, सैलिनिटी। तो ये पहले फ्रेश वाटर इकोसिस्टम था, लेकिन जब बाद में पानी इसमें कम जाने लगा, क्योंकि आपने पानी का यूज कॉटन के खेत में करने लगे, आपने इन दो नदियों का पानी कॉटन के खेत में आपने यूज करने लगा, तो क्या होगा,
पानी यहाँ पे कम होने लगेगा अराल सी में, ये अराल सी सिकुड़ने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी तो क्या होगा, अब यहाँ पे सैलिनिटी जो है, सैलिनिटी अब यहाँ पे बढ़ेगी और बढ़ के 300 ग्राम पर लीटर तक सैलिनिटी पहुंच गई, 300 ग्राम पर लीटर। और इससे क्या हुआ, इतनी ज्यादा सैलिनिटी जब बढ़ी तो मोस्ट ऑफ द फिश जो वहां पे पाई जाती थी मछली, वो सारे मरने लगे। मछली में अगर बात करूं, सार्क वगैरह वहां के लोकल लोग बोलते हैं कि वहां पे सार्क नहीं पाया जाता था नॉर्मली अराल सी में, लेकिन बाकी जो मछली है आपको मैं बताऊं कि स्टर्जन जो है, स्टर्जियन जो है वो वहां पे मिलती थी, स्टर्जियन हो गई। उसके बाद आपको पता कैट फिश मिलती थी, कैट फिश भी वहां पे मिलती थी। ये सारी मछली अब डाई करने लगी हैं और कहीं ना कहीं जो यह अराल सी था वो 1/6 ऑफ ऑल द फिश कंज्यूम इन द सोवियत यूनियन, जितनी भी सोवियत यूनियन में मछली का कंजम्पशन था उसका 1/6 भाग अराल सी से वहां पे मिलता था। 1/6 भाग, 1/6 पार्ट जो अराल सी से मछली निकलती थी उसका 1/6 पार्ट जो है कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन की डिमांड को फुलफिल करता था, वहां की मछली की डिमांड को फुलफिल करता था। तो इट सप्लाइड, अराल सी सप्लाइड 1/6 ऑफ ऑल द फिश कंज्यूम्ड बाय द सोवियत यूनियन। जितनी भी सोवियत यूनियन के द्वारा फिश कंज्यूम किया जाता था उसका 1/6 भाग अराल सी से उनको मिलता था। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लवणता बढ़ने के कारण, सैलिनिटी बढ़ने के कारण 300 ग्राम पर लीटर सैलिनिटी बढ़ चुका है। और क्या हुआ, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर जो कॉटन फील्ड में, कपास के खेत में आप यूज कर रहे थे, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, वो सारे नदी के माध्यम से आपको अराल सी में आते जा रहे थे, इसी में आते जा रहे थे। तो रिच अराल सी, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर जो आप कॉटन फील्ड में यूज कर रहे थे वो सारा अराल सी में आते जा रहा था। समझ में आ रहा है, अराल सी में ऐसे सब आते जा रहे थे। इससे क्या हुआ, पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा था, पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा था। किलिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द नेचुरल लाइफ, जो भी वहां पे नेचुरल लाइफ हुआ करती थी वो सारे मारे जा रहे थे क्योंकि पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। ये हुआ, इसके साथ क्या हुआ आगे, इसके साथ हुआ कि जैसे जैसे पॉल्यूशन वहां पे बढ़ते गया और सैलिनिटी बढ़ रही थी और मछलियां मर गई, नेचुरल लाइफ वहां पे मारे जा रहे थे, तो इसके साथ क्या हुआ कि वहां पे कैंसर के रेट्स, कैंसर जो है वहां पे कैंसर के रेट बढ़ने लगे। तो कैंसर रेट बढ़ने लगा। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बच्चों की जो मरने की दर है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी वहां पे बढ़ गया। बहुत सारी बीमारियां होने लगी। साल्टी डिजीज, वहां पे साल्टी डिजीज, जानवरों को साल्टी डिजीज होने लगा क्योंकि साल्ट का कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ने लगा था, क्योंकि अराल सी में पानी अब कम हो रहा है। तो वहां पे अराल सी में पानी जब कम होगा तो देखिए अराल सी जितना था इवोपरेशन तो हो ही रहा था, लेकिन क्या हुआ कि जब पानी इसमें आ रहा था तो जितना इवोपरेशन हो रहा है उतना पानी भी आ रहा है अमू दरिया, सिर दरिया का। तो यहाँ पे मेंटेनेंस थी कि सैलिनिटी लगभग मेंटेन थी इतना। लेकिन क्या है कि जब इस अराल सी में अमू दरिया, सिर दरिया का पानी आना बंद हो गया या बहुत कम हो गया, तो क्या हुआ कि पानी तो नहीं आ रहा है लेकिन इवोपरेशन, वाष्पीकरण अभी भी जारी है। और इसके कारण क्या होगा, पानी में अब सैलिनिटी, लवणता बढ़ती जाएगी। इस तरीके से लवणता बढ़ी थी और इसके कारण मछलियां और नेचुरल लाइफ उस अराल सागर की अब मरने लगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बताऊं कि कैंसर रेट बढ़ा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बढ़ा, डिजीजेज होने लगी, बहुत सारी बीमारियां होने लगी, लंग से रिलेटेड डिजीज होने लगी, हार्ट से रिलेटेड डिजीज होने लगी, लोगों को बीमारी, ये सारी बीमारी होने लगी। सो दिस इज नॉट विदाउट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन। आप ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि अगर अराल सी की साइज कम हो रही है और वहां पे सैलिनिटी बढ़ रही है तो मछली मरेगी, बाकी नेचुरल लाइफ मरेगा। ये प्रभाव मानव पे भी आया और आया, बीमारियां हुई, कैंसर हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, लंग्स डिजीज हुए, बहुत सारी चीजें वहां पे हुई। इसके साथ ही साथ ह्यूमन जो उस एरिया के आसपास में रहते थे वो अब सफर करने लगे बहुत सारे बीमारियों से। बहुत सारी बीमारी उनको, आसपास के एरिया के जो लोग वहां रहते थे, अराल सागर के आसपास के एरिया के लोग, उनको बहुत सारी बीमारियां होने लगी। तो क्या होगा, बीमारियां होने लगी, सेवरल डिजीज होने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अराल सी के आसपास का एरिया अब ज्यादा साल्टी होने लगा। ठीक है ना, और इसके कारण बीमारियां भी होने लगी। साल्ट के स्टॉर्म उठ रहे थे, साल्ट के तूफान उठ रहा था, वो तूफान के माध्यम से साल्ट आपके सांस के माध्यम से लंग्स में जाएगा, तो कहीं ना कहीं बीमारियां तो होंगी, कैंसर वगैरह होने लगा लोगों को। तो ये एक बात पता चला। आगे बात करते हैं, डस्ट के स्टॉर्म उठने लगी। साल्ट के डिपोजिशन थे वहां पे, साल्ट डिपोजिशन वो इंपैक्ट करने लगे लोकल कम्युनिटी को, जो वहां के आसपास के लोग थे उनको बहुत प्रभावित करने लगे, क्योंकि डस्ट स्टॉर्म वगैरह और साल्ट की जो डिपोजिट्स वगैरह थे वो साल्ट अब पूरा का पूरा उड़ने लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये सूख रही है अराल सी, तो जो भी साल्ट है वो कंसंट्रेट होकर अब उस एरिया में वहां पे
हो जाएगा, रहेगा। तो उसके कारण अगर हवा चलेगी तो जाहिर सी बात है डस्ट स्टॉर्म और साल्ट के स्टॉर्म्स वगैरह वो उठेंगे, ठीक है ना। साल्ट डिपोजिशन जो है वहां का लोकल लोगों को प्रभावित करेगा, ये आपको पता रखना चाहिए, ध्यान रखना है। और वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट, वहां के आसपास के लोग की जो एम्प्लॉयमेंट थी वो मेनली फिश पे बेस्ड थी, फिश पे, मछली पालन करते थे, मछली का व्यापार करते थे, वो एम्प्लॉयमेंट भी चला गया, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट फिश पे है और अराल सागर ही नहीं है तो मछली कहां से रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये सब कारण है कि वहां के एम्प्लॉयमेंट जो है, लोगों के आसपास के रीजन के लोग का जो एम्प्लॉयमेंट था वो भी खत्म हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। अराल सी के आसपास के लोग की बात कर रहा हूं मैं। तो ये एक पता चला, क्योंकि वहां पे ज्यादातर जो कम्युनिटी थी वो फिशिंग कम्युनिटी थी, मछली पालन करते थे, मछली का व्यापार करते थे, ये एक रीजन हुआ। क्लाइमेट चेंज होने लगा, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन होने लगा। क्यों, आप समझ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां अगर सी एरिया है तो उसके आसपास का अगर कोई शहर है, कोई रीजन है, वहां पे सी एरिया का मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बॉम्बे के पास सी एरिया है, मुंबई में, लेकिन वहां का जो क्लाइमेट है और एक दिल्ली का जो क्लाइमेट है, दोनों में अंतर है। दिल्ली के आसपास में कोई भी नदी और सी एरिया नहीं है, लेकिन बॉम्बे में आपका क्या है, मुंबई में सी एरिया है। तो सी एरिया का हमेशा एक कहीं ना कहीं एक मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है, वो वहां के वेदर को कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है। तो जब सी ही नहीं रहा तो वहां का क्लाइमेट क्या हो जाएगा, हार्श होने लगेगा। वहां के जो क्लाइमेट इन द सेंस कि क्लाइमेट वहां पे चेंज होने लगा, वेदर एक्सट्रीम होने लगे वहां पे, क्योंकि सी का अब मॉडरेटिंग इफेक्ट उस नियर बाई एरिया में नहीं रहा, क्योंकि सी अब सूख चुका है, अराल सागर सूख चुका है। तो ये एक बात पता चला, सिंस द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ वाटर बॉडी का जो मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है वो अब लॉस्ट हो गया। अराल सी के सूखने के कारण आसपास के रीजन में अब मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है वो अब नहीं रहा। क्लाइमेट इन द नियर बाई रीजन्स बहुत ही ज्यादा इक्वेबल अब नहीं रहे, और वेदर जो है वो एक्सट्रीम होने लगा, वहां पे वेदर एक्सट्रीम होने लगा। तो ये कहीं ना कहीं कुछ कारण पता चल रहा है कि कैसे अराल सी सूखा है, तो किस प्रकार से आपने इकोसिस्टम को डैमेज कर दिया, वहां की क्लाइमेट, वहां की वेदर, हर चीज डैमेज हो चुकी है। नेचुरल इकोसिस्टम डैमेज हो गया, हर चीज डैमेज हो गई है, लोगों को बीमारी हो रही है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली गई, फिश मर गए, नेचुरल लाइफ्स मारे गए, वहां की ऊंट जो कैमल होती है वो मारे जा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, जो घास वहां पे है, इतना ज्यादा साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, जो मैंने आपको बताया, वहां के घास के टिप पे इतना ज्यादा नमक है कि कोई अगर खा रहा है ना उसको जानवर, इतना ज्यादा साल्ट की डिपोजिशन उनके बॉडी में हो जा रही है कि साल्टी डिजीज हो जा रहा है वहां के ऊंटों को और जानवरों को। उसके कारण वो अपने सर को जमीन में रगड़ रगड़ के मारे जा रहे हैं वहां के जानवर। साल्टी डिजीज, नमक से ज्यादा वहां पे घास वगैरह जो है ना प्रभावित हो चुकी हैं, नमक का डिपोजिशन ज्यादा हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा चीज नहीं है कि वो नया हुआ है। आप अपने देश में देखिए, आप अपने देश में कैनाल नहीं बनाते हैं क्या खेती के लिए, बनाते हैं, इंदिरा कैनाल है ना। तो नाउ दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इन आवर कंट्री। अपने देश में भी आप सेम टाइप की चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहां पे आपने कैनाल बनाया है कि नहीं, ह्यूज कैनाल्स आपने बनाया है टू डाइवर्ट रिवर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। आप अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कैनाल बनाया है और रिवर को डाइवर्ट करके आपने कैनाल के माध्यम से एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में आपने पहुंचाया है। वो तो भारत में भी हो रहा है, यहां पे भी हुआ, लेकिन ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर करना है, पानी चाहिए, लेकिन ओवर आपने कर डाला, और यही ओवर यूज के कारण यहां पे अराल सी सूख गई। अदरवाइज भारत में भी कैनाल सिस्टम बनाए गए हैं, इंदिरा कैनाल है, आप जानते हैं, बहुत सारे कैनाल हैं, एग्रीकल्चर क्षेत्र में कैनाल के माध्यम से आप पानी पहुंचा रहे हैं इरिगेशन के लिए, लेकिन ओवर यूज ऑफ वाटर तब जाके प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि अराल सी में ये प्रॉब्लम हुआ है। इन्होंने ओवर यूज कर लिया इन दोनों नदियों को, पानी को, दोनों नदी के पानी को उन्होंने कैनाल के माध्यम से ज्यादा ही पहुंचा दिया डेजर्ट एरिया में, और इस अराल सी में पानी अब ना के मात्रा में इनका पहुंचता था, ना के मात्रा में, ठीक है ना। तो ये एक कारण था कि क्यों ये अराल सी सूख रहा था, ठीक है। तो नाउ नथिंग रॉन्ग विद दैट, ऐसा नहीं है कि आप कैनाल ना बनाएं, एग्रीकल्चर करना है, खेती करनी है, तो कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जहां पे पानी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो पानी ठीक है, भेजिए, एग्रीकल्चर करना जरूरी है, एग्रीकल्चर को पानी चाहिए, कृषि को पानी चाहिए, बट इट बिकम्स एन इशू। ये तब इशू हो जाती है जब आप इसका ओवर यूज करने लगते हैं, जब आप पानी का ज्यादा दोहन करने लगते हैं, जितनी रिक्वायर्ड है उससे भी ज्यादा आप इसका यूज करने लगते हैं, तब जाके प्रॉब्लम आती है। तो नाउ इन दिस केस लार्ज सिस्टम ऑफ कैनाल्स वाज क्रिएटेड, लार्ज सिस्टम ऑफ कैनाल्स वाज क्रिएटेड, और इन नदियों के पानी को डाइवर्ट किया गया था डेजर्ट एरिया में कॉटन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। तो लार्ज सिस्टम ऑफ कैनाल्स वाज क्रिएटेड, एंड व्हेन वाटर स्टॉप फ्लोइंग इनटू द अराल सी, जब वाटर इन दोनों नदी का पानी इस अराल सी में फ्लो करना बंद हो गया,
बंद हो गया, स्टॉप हो गया, देन अराल सी आपको पता है श्रिंक करने लगी, छोटे होने लगी। और जैसे जैसे अराल सी छोटा होगा तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि इवापोरेशन, वाष्पीकरण तो हो ही रहा है, तो सैलिनिटी, वहां की लवणता, उस पानी की लवणता बढ़ती जाएगी, क्योंकि पानी आ नहीं रहा है, फ्रेश वाटर आ नहीं रहा है, क्योंकि पानी तो आपने डाइवर्ट कर दिया। लेकिन अराल सी का पानी जो है वो तो इवापोरेट तो कर ही रहा है, वाष्पीकरण तो हो ही रहा है, वो तो नहीं रुका। इसके कारण उस पानी की लवणता जो है, सैलिनिटी अब ज्यादा हो जाएगी। और शुरुआत में ये थी, बाद में ये जाके ये हो गया। और इस लवणता पे मछली, नेचुरल लाइफ वगैरह अब कोई नहीं जिएगा, कोई नहीं। घास वगैरह जो होंगे ना, उनके टिप पे इतना ज्यादा नमक होगा कि अगर ऊंट वगैरह किसी कोई जानवर ऊंट वगैरह उसको खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको साल्टी डिजीज भी होने लगे। और उसके कारण कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि उस रीजन में ऊंट वगैरह अपने सर को रगड़ रगड़ के जमीन से मारे गए। ये भी एक बहुत बड़ा लोकल लोगों का कहना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि अराल सी के केस स्टडी, जो कि एग्रीकल्चर का एक बुरा प्रभाव पड़ा कि आपने कॉटन प्रोडक्शन के लिए पानी को इतना ज्यादा डाइवर्ट कर दिया खेत में कि अराल सी को पानी मिलना बंद हो गया। तो ये एग्रीकल्चर इज ए ह्यूज पॉल्यूटिंग बिजनेस, एग्रीकल्चर इज ए ह्यूज पॉल्यूटिंग बिजनेस। वन ऑफ द केस स्टडी इज अराल सी ड्राइंग, अराल सी जो ड्राई हुआ है, सूखा है, वो एक केस स्टडी हो गया आपका एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपको बेसिकली इतना ध्यान रखना था जो मैंने आपको समझाया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अराल सी की बातें आपको हल्की सी समझ में आ गई है। और बहुत सारे और भी बात की जा सकती है इसके बारे में कि 1911 से शुरुआत में क्या होता था। आपको बताऊं शुरुआत में क्या था, अराल सी में पानी कैसे रहते थे। तो 1911 से 1960 के बीच में क्या हुआ था, 1960s के बाद ये खेल हुए हैं। उससे पहले 1911 से 1960 60 में रिवर इनफ्लो इज रफली इक्वल टू द नेट इवापोरेशन। 1911 से 1960 के आसपास की स्टडी जो की गई है, 1911 से 1960, उस समय की स्टडी ये बताती है कि जितना रिवर इस अराल सी में पानी डाल रहा है, वो इनफ्लो ऑफ रिवर और जो वाष्पीकरण हो रहा है अराल सी से, वो लगभग लगभग बराबर थे, लगभग लगभग बराबर थे। तो कहीं ना कहीं जितना वाष्पीकरण हो रहा है अराल सी से पानी भी आ जा रहा है, तो ये बराबर मेंटेन है अराल सी। लेकिन अराल सी में पानी और चाहिए, क्योंकि इससे तो काम चलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर जो है ना, ग्राउंड वाटर, उससे भी अराल सी रिचार्ज हो रही थी। ग्राउंड वाटर जो होता है ना, भूमिगत जल, उससे भी ग्राउंड वाटर के कारण भी अराल सी को पानी मिल रहा था। तो सुनेंगे क्या है इसकी कहानी। सो फ्रॉम 1911 टू 1960, 1911 से 1960 के बीच में रिवर इनफ्लो जो था इस अराल सी में इज रफली इक्वल टू द नेट इवापोरेशन। नेट इवापोरेशन, जो नेट वाष्पीकरण था और जो पानी इनफ्लो कर रहा था इन दोनों नदी का अराल सी में, वो बराबर थे। तो पानी मेंटेन था। लेकिन और भी कुछ था पानी का स्रोत, वो था कि स्मॉल बैलेंस इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द नेट ग्राउंड वाटर इनफ्लो। ग्राउंड वाटर इनफ्लो के द्वारा भी अराल सी में पानी थोड़ा बहुत आ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा सोर्स था अराल सी के लिए। ठीक है ना, ग्राउंड वाटर इनफ्लो, ये आपको पता चला। सो दैट ओवरऑल देयर वाज ए नेट सरप्लस। इसके कारण क्या हुआ कि नेट सरप्लस ऑफ वाटर अराल सी में हो रहा था, सरप्लस पानी हो रहा था, जो कि ग्राउंड वाटर इनफ्लो के कारण आ रहा था। ठीक है, क्योंकि ये पानी जो एंट्री कर रहा है अराल सी में और जो इवापोरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण, वो तो बराबर थे। लेकिन इसके अंदर पानी एक्स्ट्रा कहां से आ रहा था, वो ग्राउंड वाटर इनफ्लो से आ रहा था। भूमिगत जल से यहां पे एक्स्ट्रा सरप्लस पानी अराल सी में आ रहा था। ये 1911 से 1960 की बात है, इसके बीच में ये स्टडी से पाया गया। ठीक है, तो ये एक बेसिकली पता चला। तो सो ओवरऑल देयर वाज ए नेट सरप्लस ऑफ वाटर इन द अराल सी। नेट सरप्लस ऑफ वाटर क्यों, क्योंकि आपका नेट ग्राउंड वाटर इनफ्लो भी हो रहा था, भूमिगत जल के कारण भी इनफ्लो इसमें हो रहा था, पानी आ रहा था अराल सी में। अब क्या हुआ, अराल सी वाज कंटिन्यूइंग बिकॉज द वाटर दैट वाज बीइंग लॉस्ट। अराल सी में क्या हुआ कि धीरे धीरे पानी अब आपने कम किया, आप धीरे धीरे इसमें पानी कम कर रहे हैं, नदी का पानी आपने डाइवर्ट करना स्टार्ट किया। अब अराल सी में पानी कम पहुंच रहा है, लेकिन इवापोरेशन तो जारी है, वाष्पीकरण तो जारी है। तो पानी डाल रहे हो कम, इवापोरेशन हो रहा है ज्यादा। तो पहले ये बैलेंस थे, लेकिन अब बैलेंस बिगड़ चुका है। पानी आप डाल रहे हो कम इन दोनों नदी का, और इवापोरेशन तो उतना ही है। तो जाहिर सी बात है पानी अब उसमें कम होने लगेंगे, और इवापोरेशन हो ही रहा है साथ में। तो पानी का इवापोरेशन जब होता जाएगा तो उसी नदी का पानी, उसी सी का पानी, लेक का पानी अब सैलाइन ज्यादा होते जाएगा, क्योंकि पानी फ्रेश वाटर आ नहीं रहा है, लेकिन इवापोरेशन होते जा रहे हैं। तो अब उस रीजन का जो वाटर है वो सैलाइन होते जाएगा, सैलिनिटी बढ़ती जाएगी, जो मैंने आपको बताया है। ये हुआ खेल इतना। ठीक है ना। तो बट देन इन 1960 में मैंने बताया क्या हुआ, पहले का आपको समझ में आ गया क्या हुआ था। 1960 में वी स्टार्टेड टू सी ए नेट डेफिसिट ऑफ वाटर।
1960s में हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया, हमें अंदाजा लगा कि कहीं ना कहीं अराल सी में पानी की कमी हो रही है, नेट डेफिसिट है वाटर की, बिकॉज रिवर इनफ्लो, जो रिवर इनफ्लो है अराल सी में वो अब कम हो चुका है, वेंट डाउन रिवर इनफ्लो, अब पानी अब अराल सी में नहीं जा रहा है इन दोनों नदी का। 1960s में हम लोग को यह अंदाजा लगने लगा। देन 1970s की बात है, 1970s में क्या हुआ, 1970s में वी ऑब्जर्व दैट द रिवर इनफ्लो हैज डिक्रीज्ड अ लॉट। रिवर इनफ्लो जो है अराल सी में, ये जो दोनों नदी का पानी अराल सी में जा रहा था वो डिक्रीज हो गया, बहुत हद तक डिक्रीज हो गया। रिवर इनफ्लो हैज डिक्रीज्ड अ लॉट एंड सो नाउ द साइज ऑफ द अराल सी हैज गॉन डाउन। साइज जो है अब कम होने लगा क्योंकि रिवर का इनफ्लो नहीं हो रहा है अराल सी में, पानी इस दोनों नदी का अराल सी में जा ही नहीं रहा है, तो अराल सी का साइज अब होने लगा छोटा, बिकॉज ऑफ विच द नेट इवोपरेशन इज आल्सो नाउ रिड्यूसिंग। इसके कारण क्या होगा, शुरुआत में अराल सी की साइज थी लेकिन आपने पानी बंद कर दिया तो फ्रेश वाटर नहीं आ रहा है, लेकिन इवोपरेशन तो हो ही रहा है, जाहिर सी बात है इवोपरेशन होते जाएगा तो अराल सी का साइज छोटा होते जा रहा है और सैलिनिटी बढ़ती जा रही है, सैलाइन नेचर बढ़ते जा रहा है अराल सी का। जब आपने पानी इसमें आना बंद कर दिया, पानी इसमें अब नहीं आ रहा है अराल सी में, तो अब ये साइज तो छोटा हो ही रहा है अराल सी का। तो जब साइज छोटा हो रहा है तो जो पहले वाष्पीकरण हो रहा था, अराल सी बड़ा साइज में था तो वाष्पीकरण भी ज्यादा था, लेकिन अब अराल सी का साइज छोटा हो रहा है तो अब सरफेस एरिया भी तो कम है ना इवोपरेशन के लिए, तो बाद में चल के इवोपरेशन भी कम होने लगा, वाष्पीकरण भी कम होने लगा, क्योंकि अराल सी का, अराल सागर का साइज भी अब छोटा हो चुका है, तो सरफेस एरिया अब कम है इवोपरेशन के लिए। तो ये हुआ, इसके कारण क्या हुआ, रिडक्शन इन द नेट इवोपरेशन, इवोपरेशन में अब रिडक्शन होने लगा, वाष्पीकरण में अब कमी आने लगी, इज हैपनिंग बिकॉज द लेक इटसेल्फ हैज श्रंक, क्योंकि अब लेक खुद अब छोटी होती जा रही है, तो अब सरफेस एरिया ही कम है कि इवोपरेशन हो, तो अब इवोपरेशन भी कम होने लगा, इवोपरेशन भी रिड्यूस कर गया, ठीक है ना। तो देयर इज ए ह्यूज नेट डेफिसिट ऑफ वाटर, अब इसके कारण पानी की कमी होने लगी, धीरे धीरे पानी ये श्रिंक कर रहा है, तो पानी की कमी हो गई अराल सी में, ये आपको आइडिया लगा। इन 1980s में क्या हुआ, हल्का सा आगे चलते हैं, 1980s में क्या हुआ, अगेन वी फाइंड दैट सेम थिंग, हमें आगे भी 1980s में ही सेम थिंग पता चला कि रिवर इनफ्लो हैज गॉन डाउन इवन फर्दर, रिवर इनफ्लो जो इनका हो रहा था हल्का फुल्का अराल सी में वो और कम हो गया, वो और कम हो गया, तो रिवर फ्लो हैज गॉन डाउन इवन फर्दर एंड देयर इज ए ह्यूज डेफिसिट, बहुत ज्यादा कमी हो गई इस अराल सी, ऐसा लगा सूख ही जाएगा, बहुत सिकुड़ गया था ये अराल सी, नॉर्थ अराल सी एंड साउथ अराल सी में बढ़ चुका था, नॉर्दर्न एंड दक्षिणी पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट में ये अराल सी बढ़ चुका था, इतनी कमी आ गई धीरे धीरे 1980s में। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट को इस समय तक रियलाइज हो गया कि हमने तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसे तो अराल सी पूरी सूख जाएगी। गवर्नमेंट को ये बात रियलाइज हुआ 1980s के आसपास में, उन्होंने अंडरस्टैंड किया हो कि ओके वी हैव डन ए मेजर ब्लंडर, वी हैव डन ए मेजर मिस्टेक, तो हमें क्या करना चाहिए, सम अमाउंट ऑफ वाटर वाज नाउ परमिटेड, अब इन दोनों नदी का कुछ पानी को अब परमिट कर दो, जाने दो इसमें अराल सी में, नहीं तो ये सूख जाएगी पानी अराल सी का, अराल सी सूख जाएगी, तो अब थोड़ा परमिट किया गया अराल सी में इन दोनों नदी के पानी को अलाउ किया गया, बट स्टिल इट इज फेसिंग ए ह्यूज डेफिसिट ऑफ वाटर, लेकिन उसके बावजूद भी अराल सी को रिकवर करना मुश्किल ही मुश्किल रहा, नहीं कर पाए हम लोग अराल सी को रिकवर, ह्यूज डेफिसिट ऑफ वाटर, पानी की कमी बनी रही, क्योंकि अब पछतावे क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो आप लास्ट लिमिट में बोल रहे हो कि आपने गलती किया है और तब जाके बोलते हो कि दोनों नदी का पानी अब थोड़ा बढ़ा देते हैं इसमें, तो अब इसको रिकवर करना मुश्किल था और नहीं हो पाया रिकवरी, बहुत डैम बनाए गए अराल सी को रिकवर करने के लिए डैम, लेकिन वो भी काम नहीं आया, बहुत सारे ऐसे चीजें किए गए हैं, मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन काम नहीं आया। डिफरेंट कंट्रीज कोलैबोरेशन होके अपनी अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी की बात की कर रही है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी को लगाए, ग्रीन टेक्नोलॉजी को लगाए, तो ये सारी बात चल रही है कि ताकि हम अराल सी को फिर से रिकवर कर पाए, जैसे पहले अराल सी एंशिएंट टाइम में थी, प्राचीन काल में थी, वैसा प्राचीन समय में थी, 1900 में 1911 में जब थी उस समय की बात की जा रही है कि वैसा रिकवर हो पाएगा, तो अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, ठीक है, ये एक बात पता चली आपको। आगे चलते हैं, देयर हैज बीन अटेम्प्ट्स, मैंने बताया देयर हैज बीन अटेम्प्ट किए गए हैं टू इंप्रूव द सिचुएशन, इन सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए डैम को क्रिएट किया गया था, डैम क्रिएट किया गया ताकि सिचुएशन इंप्रूव हो पाए, और अदर मेजर्स भी लिए गए, बट लार्जली द सिस्टम इज नाउ कंप्लीटली गॉन। बट बड़े स्तर पे बात करें तो अब जो अराल सी है ये अब सूख चुका है लगभग, तो हम
फेलियर में ही रहे कि हम सक्सेस नहीं पा पाए। डैम बनाया, अदर मेजर्स भी लिया ताकि हम रिकवर कर पाए आरआलसी को, बट सक्सेस नहीं मिली क्योंकि अब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछतावे क्या होगा? अब पछता के क्या मतलब, जब आप आपने सुखाई दिया, अब रिकवर करने पे भी जा रहे हो तो बहुत ऐसे फैक्टर इन्वायरमेंट के आप कार्य कर रहे हैं कि आपकी रिकवरी की प्लान को भी वो आप क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। नेचुरल फैक्टर्स के कारण अब आप रिकवर करने के लिए जो पानी आप आरआलसी में डाल भी रहे हो ना, तो और भी ऐसे कारक अब आ चुके हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसके कारण अब आपकी रिकवरी प्लान जो है वो सक्सेस नहीं हो पा रही है। और आज भी ह्यूज डेफिसिट ऑफ वाटर, इतनी मेजर्स लेने के बावजूद भी ह्यूज डेफिसिट, पानी की कमी रही है आरआलसी में, ठीक है ना। और आरआलसी हमेशा सूखते ही सूखते जा रहा है, लेकिन कोशिश बनी हुई है पूरे दुनिया के साइंटिस्ट और पूरे दुनिया की कोलैबोरेशन है, उनके आसपास के पड़ोसी देश की कोलैबोरेशन की बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं करके कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कुछ नई नई टेक्निक्स के माध्यम से, ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 4 SD14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर की बात की जाती है। तो पानी नहीं रहेगा तो जीवन की क्या बात करोगे? सीधी सी बात है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 6 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 14 कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर जो है, ये जो मैं बता रहा हूँ 17 गोल जो है वो विश्व के लिए है। उस गोल को अचीव करना एक कार्य है, हर किसी का फर्ज है। तो इसीलिए आरआलसी को रिकवर करना पूरे विश्व का एक जिम्मेवारी है, ठीक है, कि आप आरआलसी को रिकवर करने में मदद करें, टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अलग अलग पॉलिसीज के माध्यम से, जैसे भी हो। दुनिया कोशिश कर रही है, यूएनडीपी ने कोशिश किया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कोशिश किया, वहां के उज्बेकिस्तान के जो वहां के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी बताया, कुछ सुझाव दिया कि हम कैसे यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी ला के हम इस रीजन को, इस इकोसिस्टम को फिर से हरा भरा कर सकते हैं, इस इकोसिस्टम के रीजन को फिर से वैसा बना सकते हैं जैसा वो पहले हुआ करता था। तो आरआलसी के इकोसिस्टम रीजन तो पूरा डिस्ट्रॉय हो ही चुका है, क्योंकि आपने अपनी लालच के चक्कर में, कॉटन प्रोडक्शन कराने के चक्कर में, कपास की खेती के चक्कर में जो अराल सागर को पानी मिलता था इन नदियों के द्वारा, आप उस पानी को छीन लिए और उस पानी को आपने कॉटन प्रोडक्शन में लगा दिया। और आरआलसी सूख रही है, तरस रही है पानी के लिए, और वो अब आपको तरसाएगी। उसके कारण क्लाइमेट ने रिवेंज लिया, नेचर ने रिवेंज लिया। उस आसपास के लोगों को, जो निर्दोष लोग थे, उनको बीमारी होने लगी, कैंसर हो रहा है, रिमेटॉइड मतलब अर्थराइटिस वगैरह भी है, जोड़ों में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप नमक वगैरह जो है ना, वहां पे धूल उड़ रही है, सूख चुका है सारा चीज। अब नमक वगैरह, उस रेगिस्तान एरिया बन चुका है, वो नमक है पूरा। वहां पे स्टॉर्म जब उठेगा, तूफान वगैरह, तो वो नमक आपके सांस के माध्यम से आपके बॉडी में जाएगा और अलग अलग प्रकार की बीमारी, जानवरों में साल्टी डिजीज हो रही है, कैंसर हो रहा है, उसके बाद ब्रोंकाइटिस, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। आसपास के लोगों को बीमारी हुई, साथ के साथ आसपास के लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी, रोजगार भी चला गया, क्योंकि उनकी रोजगार वहाँ की मछलियों से थी। वहाँ की मछलियों को वो बेचते थे, वहाँ के मछलियों को लोग वो वहाँ पे मछली पालन करते थे, मछली पालन इन द सेंस की मछलियों को मारते थे और वहाँ पे मछलियों को बेचते थे। तो उनका जो फिशिंग कम्युनिटी थी वहां पे, उसका तो रोजगार ही चला गया। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है क्लाइमेट में। आपको बताऊं कि वहां की जो नमक है, मैं डिस्कशन करूंगा बाद में, कभी समय आएगा, अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। क्लाइमेट की 200 किलोमीटर दूर तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के रीजन में जो माउंटेन्स है, उस माउंटेन पे जो आपका बर्फ वगैरह है, स्नो है, वो स्नो तक वो साल्ट पहुंच रही है। और वो स्नो तक वो साल्ट जो उड़ते 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 तूफान में, स्टॉर्म्स में, और वो साल्ट पहुंच रही है स्नो पे, माउंटेन के टॉप पे, और वो साल्ट के कारण भी स्नो का क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है। ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज के कारण मेल्टिंग हो रही थी, और ये स्नो उसमें तो एडिंग फैक्टर हो गया, ये साल्ट उसमें एडिंग फैक्टर हो गया कि अब स्नो वहां पे और पिघल रही है। 200 किलोमीटर दूर तक ये साल्ट उड़ उड़ के जा रहे हैं अलग अलग देश में, किर्गिस्तान हुआ, कजाकिस्तान हुआ, अलग अलग देश में। और जिस देश में मान लो कि आपका स्नो कवर है माउंटेन पे, उस स्नो पे ये साल्ट का डिपोजिशन होगा, और उसके कारण स्नो का मेल्टिंग हो रही है, आपकी बर्फ पिघल रही है। एक तो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज के कारण बर्फ पिघल रही थी, और ये आपका मैन मेड फैक्टर, मैन मेड जो एंथ्रोपोजेनिक कॉज है आरआलसी को सुखाने का, उसके कारण भी आपका देखिए स्नो पिघल रहा है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीजें हुई हैं आरआलसी के साथ, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये इतना चीजों मैंने आपको समझाया है। बाकी चीजें हम लोग आगे बात करेंगे कि अब हम लोग
इस ऐसे सिनारियो जब हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति आ रही है, ऐसे सिनारियो को प्रिवेंट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी केस स्टडी है, आरआरसी केस स्टडी, और इसको बच्चों को भी स्कूल में उनके क्लासेस में डालना चाहिए ताकि बच्चों को भी पता चले कि एक मैन मेड कारण अराल सी को कैसे सुखा दिया, कैसे आपने अपने लालच में कॉटन प्रोडक्शन के लिए आपने अराल सी के जो पानी जो दो नदी से मिलता था, ये पानी को ही आपने रोक दिया, और अपने फुलफिल अपनी पूर्ति करने के लिए आपने अराल सी को क्या कर दिया, अकेला कर दिया। जो दो नदी इसको पानी डालती थी, आपने इसको अकेला कर दिया, और धीरे धीरे ये सूख गया। और ये सूखा ही नहीं, इसके साथ आसपास का रीजन भी सूख गया, आसपास के रीजन भी बंजर हो गई, आसपास के लोग भी बंजर हो गए, आसपास के लोग की एम्प्लॉयमेंट चली गई, आसपास के लोग को बीमारी हो रही है, आसपास के बच्चे मारे जा रहे हैं बीमारी के कारण, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बढ़ चुकी है, कैंसर हो रहा है, लंग्स डिजीज हो रही है आसपास के लोगों को, एम्प्लॉयमेंट भी गई, आसपास के लोग वहां से छोड़ के माइग्रेट कर गए, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ वहां के लोगों को, बहुत सारी प्रॉब्लम। सोच सकते हैं कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। वहाँ की जो ऊँट वगैरह जो वहाँ पे लोग पालते थे, वो ऊँट क्योंकि अब घास जो खाते हैं ना, तो घास में नमक टिप रीजन पे इतना ज़्यादा है, सैलिनिटी इतना ज़्यादा टिप रीजन में पहुँच चुका है, घास के टिप पे वो नमक खाते हैं तो उनको साल्टी डिजीज हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वो जो क्या कहते हैं ऊँट है, वो जानवर है, वो सर रगड़ रगड़ के जमीन में मारा जा रहा है। तो ये सारी कारण है। आई होप जो मैंने आपको फीलिंग दी है और जिस तरीके से आपने नेचर को, मैंने आपको थोड़ा हिंट किया है कि आप कैनाल बनाएं लेकिन ओवर यूज ना करें पानी का। आप अपनी खेत में पानी, अपनी कृषि के लिए पानी का यूज करें, लेकिन इसका मतलब ना है, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप ओवर यूज कर ले वाटर का। आपको ओवर यूज नहीं करना है, एक बैलेंस बना के नेचर के साथ चलना चाहिए, अदरवाइज ऐसा ही परिणाम आता है। और ये देश के एक कोना में हुआ है, अराल सी में हुआ है, उज्बेकिस्तान के पास हुआ है, ये रीजन में हुआ है ऐसा चीज। ये कहीं भी हो सकता है, कहीं भी किसी भी रीजन में हो सकता है। और उसके कारण जो प्रभाव मैंने आपको बताया है कि उज्बेकिस्तान के आसपास के लोग, नाइबरिंग कंट्री में, पड़ोसी देशों में, पड़ोसी जगहों में जो हो रहा है, लोकल कम्युनिटीज ने जो फेस की है प्रॉब्लम अराल सी के सूखने के कारण, वो प्रॉब्लम दुनिया के हर लोग फेस कर सकते हैं। तो सबकी बारी पारा पारी ध्यान रखेंगे कि आपको नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, अदरवाइज नेचर रिवेंज लेती है। और ये रिवेंज एक आपको उदाहरण दे रहा है कि कैसे अराल सी केस स्टडी से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आई होगी, फीलिंग आई होगी अराल सी क्यों सूखा और आपको क्या करना चाहिए। मैं कभी आपको आगे आके बताऊंगा कि ऐसी सिनारियो आती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या बचाव के लिए करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।